नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका टॉपिक है गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, महत्वपूर्ण एमसीक्यू। ठीक है, तो इन जो टॉपिक्स है, आपका जो सिलेबस में टॉपिक नंबर 5 है, उसके कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू आज आप पार्ट 1 में करेंगे, फिर आप कल पार्ट 2 में करेंगे बाकी बचे हुए एमसीक्यूज को। तो जितने ही आप एमसीक्यू करेंगे उतनी ही ज्यादा अच्छी आपकी तैयारी होती रहेगी और आपको पता चलता रहेगा कि परीक्षा में किस तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं। तो लगातार पढ़ते रहिए और अपना फोकस बनाकर रखिए, क्योंकि समय जाते देर नहीं लगती। समय बहुत ही कीमती होता है, ये बिल्कुल भी नहीं रुकता है, ये चलता रहता है। आप चाहें इसके साथ चलें या ना चलें। तो आपसे आपकी जो मॉक टेस्ट वाली क्लास है वो सुबह होगी और सुबह आपको मिला करेगी। तो आज आपका टॉपिक है गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, महत्वपूर्ण एमसीक्यू। प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं कि मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 505 रुपए है। बैच का नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच। इस बैच में आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। इनसे आप पेपर से पहले बहुत ही अच्छी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेव का भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, अगर आपको अपने सपनों को सच करने का जज्बा है आप में, तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से। व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। इस पर व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम पर क्यूआरसी हेल्प सर्च करें। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? 3 चरणों में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। एक बार आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर पूरा एमसीक्यू से आपका रिवीजन कराया जाएगा और फिर वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। तो हर चीज आपको प्लानिंग के साथ कराई जाएगी, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। जिन्होंने 2-2 हजार रुपए में ऑनलाइन बैच लिए हैं वो सभी रो रहे हैं, उनकी क्लासेस लगातार नहीं चल रही हैं, उनका एक बार भी सिलेबस पूरा होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन आपको गरिमा बैच में 3 बार सिलेबस पढ़ाया जाएगा। एक बार आपको पूरा क्लासेस की पीडीएफ और नोट्स थ्योरी के माध्यम से, फिर आपको पूरा एमसीक्यू के माध्यम से और फिर आपको वन लाइनर के माध्यम से। जब 3 बार आप पूरा सिलेबस देख चुके होंगे तो एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी और आपका सिलेक्शन हर हाल में पक्का होगा। तो अगर आपने सपना देखा है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो मात्र 505 रुपए में जुड़े इस बैच से और अपनी जिंदगी का सफर तय करें, बहुत ही स्वाभिमान के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ। तो जरूर जुड़िए मुख्य सेव का गरिमा बैच से, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। तो व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279, इस पर मैसेज करिए, वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और आपका पहला प्रश्न है, निम्न कारकों में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? तो आपको बताना है ऐसे कौन से कारक हैं जो राष्ट्रीय एकता के खिलाफ हैं या राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक हैं। क्लियर है आपको? पहला ऑप्शन है आपका जातिवाद, दूसरा ऑप्शन है संप्रदायवाद, तीसरा ऑप्शन है आपका क्षेत्रवाद और चौथा ऑप्शन है आपका मद्यपान। जातिवाद का अर्थ होता है जो छोटी छोटी जातियों में होते हैं, खुद को जाति के नाम पर सुपीरियर बताने की कोशिश करते हैं, दूसरे को इंफीरियर यानी कि दूसरे को छोटा बताने की कोशिश करते हैं और खुद को बड़ा बताने की कोशिश करते हैं। खुद की जाति पर घमंड करना ही जातिवाद है। क्लियर है आपको? दूसरा होता है आपका संप्रदायवाद। क्लियर है आपको? और तीसरा है आपका क्षेत्रवाद और फिर चौथा है आपका मद्यपान। जातिवाद का अर्थ सिर्फ घमंड करना नहीं होता और यहां पर किसी के साथ भेदभाव करना जाति के नाम पर जातिवाद होता है। क्लियर है आपको? तो वहां पर परिभाषा थोड़ी और आप उसे अच्छा कर लीजिए। खुद की जात पर घमंड करने के साथ साथ दूसरे के साथ जाति के नाम पर भेदभाव करना जातिवाद होता है। क्लियर है आपको? तो इन चारों ऑप्शन में से जो आपके कूट दिए गए हैं, इनमें से कौन से सही हैं वो आपको बताना है कि निम्न कारकों में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है। क्या जातिवाद बाधक है? बिल्कुल है। क्लियर है आपको? जातिवाद बिल्कुल बाधक है। इसको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो जातिवाद बाधा उत्पन्न करता है राष्ट्र को एक करने में, क्योंकि यह समाज को तोड़ता है। क्लियर आपको? तो पहला तो आपका सही हो गया। दूसरा है आपका संप्रदायवाद। इसका अर्थ हुआ धर्मों के बीच में झगड़ा।
तो यह भी तो कमजोर करता है। धर्म के नाम पर की जाने वाली हत्याएं, गला काटने वाली हत्याएं, ये क्या है? ये संप्रदायवाद है। क्लियर आपको? तीसरा है आपका क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद ये होता है कि यूपी का आदमी बंबई नहीं जाएगा, है ना। ये बंबई वालों में, मुंबई में जो अक्सर देखने को मिलता है कि वहां पर क्षेत्रवाद है। क्या करते हैं वो? यूपी के या बिहार के लोगों का विरोध करते हैं वहां पर आने में, क्योंकि वहां पर यूपी के लोग जाके रोजगार ले लेते हैं और उन्हें दिक्कत होती है उससे। तो ये क्या है? ये क्षेत्रवाद है। रोजगार काबिलियत से मिलता है, क्लियर आपको, मेहनत से मिलता है, लेकिन लोग इसको क्षेत्रवाद से जोड़ देते हैं। तो क्षेत्रवाद भी राष्ट्रीय एकता में बाधक है। लेकिन मद्यपान, क्या शराबी कोई राष्ट्रीय एकता में बाधक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। शराब पीना राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं उत्पन्न करता है, क्योंकि शराब अपनी ही एकता में, जो शराब पीता है वो खुद को ही एक नहीं कर पाता है, वो खुद ही बिखरा रहता है, तो दूसरे की एकता के बाधक क्या बनेगा? क्लियर आपको? जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, ये तीनों राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं। तो ये तीनों कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। क्लियर आपको? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। क्लियर आपको? तो यहां से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भारतवर्ष में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है? तो यहां पर प्रश्न आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि नहीं हम लोग अक्सर परीक्षा में पढ़ने से छोड़ देते हैं इसको, तो जिसकी वजह से हम एक गलत ऑप्शन का टिक कर देते हैं। तो प्रश्न है आपका, भारतवर्ष में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है? ऑप्शन ए है आपका अशिक्षा, बी है बेरोजगारी, और सी है आपका भाग्य का भरोसा करना, और डी है आपका काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा ना होना। तो बताइए, भारतवर्ष में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है? अशिक्षा तो निर्धनता का मुख्य कारण है, क्योंकि यहां पर रोजगार की कमी हो जाती है आप अगर शिक्षित नहीं है। बेरोजगारी, बेरोजगारी तो बहुत बड़ी समस्या है देश की, क्योंकि यहां पर बहुत ही ज्यादा लोग युवा हैं और रोजगार की तलाश में रहते हैं, तो यह भी एक मुख्य कारण है बेरोजगारी। और तीसरा है आपका भाग्य के भरोसे बैठना, भी एक क्या है? गरीबी का कारण है। लेकिन काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा ना होना, यह गरीबी का कारण नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहां पर यह गरीबी का कारण नहीं है। क्लियर है आपको? तो भारत में अशिक्षित बेरोजगारी अधिक है। भारत में कुछ धार्मिक विश्वास जैसे कर्म का सिद्धांत एवं माया की धारणा भी कुछ हिंदुओं को कठिन परिश्रम से कार्य करने के प्रति उदासीन बनाती है। क्लियर है आपको? यह भाग्य के बारे में जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस प्रकार की निर्धनता कायिक उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जरूरी बुनियादी संसाधनों के अभाव का द्योतक है? बताइए, किस प्रकार की निर्धनता कायिक उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जरूरी बुनियादी संसाधनों के अभाव का द्योतक है? ऑप्शन ए है आपका परम निर्धनता, बी है सांस्कृतिक निर्धनता, सी है व्यक्तिनिष्ठ निर्धनता, और डी है आपका बाहायना मूलक निर्धनता। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? किस प्रकार की निर्धनता कायिक उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जरूरी बुनियादी संसाधनों के अभाव का द्योतक है? तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो तीसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, परम निर्धनता। क्लियर आपको? परम निर्धनता सही ऑप्शन है आपका। ये क्या होती है? एक ऐसी दशा जिसमें सामान्यतः भौतिक किंतु कभी कभी सांस्कृतिक संसाधनों का अभाव भी होता है, उसे गरीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं। परंतु जब कायिक उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जरूरी बुनियादी संसाधनों का अभाव होता है तो वह परम निर्धनता कहलाती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहलाती है। क्लियर आपको? तो जब कायिक उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जरूरी बुनियादी संसाधनों का अभाव होता है तो यह परम निर्धनता, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी कहलाती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के चयन में निम्नलिखित में से किस समूह को आधार माना है? बताइए, मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के चयन में निम्नलिखित में से किस समूह को आधार माना है? ऑप्शन ए है आपका जाति वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ेपन को, बी है सामाजिक शैक्षणिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन को, सी है आपका सामाजिक राजनीतिक तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन को, और डी है आपका सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन को। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? एबीसीडी में मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के चयन में निम्नलिखित में से किस समूह को आधार माना है? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? चौथे का। तो चौथे का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? बताइए।
बी ऑप्शन आपका सही है। सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन को समूह का आधार माना है। क्लियर आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? बताइए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? ए 1990, बी 1991, सी 1992, डी 1993। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? 1990, 1991, 1992, 1993। तो पांचवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 1992। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन है? बताइए, निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन है? महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, या देश की विलासिता, या वैवाहिक जोड़ों की अपरिपक्वता, या अशिक्षा। बताइए, निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण क्या है? ऑप्शन ए है आपका महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, या देश की विलासिता, या वैवाहिक जोड़ों की अपरिपक्वता, या अशिक्षा। बताइए छठे का कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा? तो छठे का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन। अब महिलाएं अपने आप कमाने लगी हैं तो वो किसी पर निर्भर नहीं रहती हैं। जब किसी पर निर्भर नहीं रहती हैं तो वो क्यों समझौता करें, है ना? समझौता तो वो इंसान करता है जो निर्भर है किसी पर। जब वो निर्भर ही नहीं है तो आपके अत्याचारों को क्यों सहे, आपकी मनमर्जियों को क्यों बर्दाश्त करे? तो ये कारण है एक, महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन कि भारत में बढ़ते तलाक का एक कारण हो सकता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? बताइए, दहेज मृत्यु, यौन उत्पीड़न, अपहरण, पत्नी की पिटाई करना। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? जब भी यहां पर नहीं लिखा हो तो प्रश्न एक बार जरूर पढ़ा करिए, है ना? क्योंकि यहां पर अक्सर हम लोग नहीं को मिस कर देते हैं और यहां पर कोई एक गलत आंसर टिक करके और निकल लेते हैं और बाद में पता चलता अरे हमने नहीं तो पढ़ा ही नहीं। तो परीक्षा में प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? दहेज मृत्यु, यौन उत्पीड़न, अपहरण, पत्नी की पिटाई करना। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और सही टाइम है क्या सुबह मॉक टेस्ट कराने का। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? दहेज मृत्यु जो होती है वह घरेलू हिंसा में आती है, यौन उत्पीड़न करना यह भी घरेलू हिंसा में आता है, पत्नी की पिटाई करना यह भी घरेलू हिंसा में आता है, किंतु अपहरण घरेलू हिंसा में नहीं आता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 भारत की संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है। इस अधिनियम को 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। क्लियर आपको? तो इस अधिनियम को 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो आपको अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य पहचानना है। ऑप्शन ए है आपका अल्पसंख्यकों का विकास, बी है दलितों की प्रोन्नति, सी है आपका गरीबों में से सर्वाधिक गरीब की सहायता, और डी है भारत में निर्धनता का पूर्ण निराकरण। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आठवें का सी ऑप्शन। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, गरीबों में से सर्वाधिक गरीबों की सहायता। क्या? गरीबों में से सर्वाधिक गरीबों की सहायता करना ही अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था? चौथी पंचवर्षीय, या पांचवी पंचवर्षीय, या छठी पंचवर्षीय, या सातवीं पंचवर्षीय योजना? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था? बताइए। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में आई थी जो होराट डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी 56 से 61 में आई जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी आपकी 1961 से 66 में आई जो जे सैंडी सुब्रमण्यम चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी।
और आपका चौथी आई थी 1969 से 74 में, क्लियर है आपको, और पांचवी आई थी आपकी 1974 से 79 में, जो डीपी धर्मार्डर पर आधारित थी और इसी का उद्देश्य था गरीबी हटाओ। क्लियर है आपको? तो कौन सी योजना सही है? पांचवी 9 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कब से कब आई थी? 1974 से 79। क्लियर है आपको? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था। इस योजना का कार्यकाल 1974 से 1979 तक था। क्लियर आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा? बताइए, निम्नलिखित में से किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है? ऑप्शन ए है आपका एल अल्यूसर, बी है लेविस कोजर, सी है कोबिन्स और डी है आपका डेहरनडॉर्फ। बताइए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, लेविस कोजर। क्लियर है आपको? लेविस कोजर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत आधारित है। बताइए मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत आधारित है वर्ग संघर्ष पर या जाति संघर्ष पर या प्रजातीय संघर्ष पर या पीढ़ी अंतराल पर? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत आधारित है वर्ग संघर्ष पर या जाति संघर्ष पर या प्रजातीय संघर्ष पर या पीढ़ी अंतराल पर? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है? तो 11वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, वर्ग संघर्ष पर आधारित था मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सभ्यता के विकास के लिए खानाबदोश एवं खेतिहर के मध्य संघर्ष आधारभूत होते हैं। इस मान्यता पर आधारित समाज के संघर्ष के एक सिद्धांत को किसने विकसित किया? बताइए प्रश्न है, एक बार आप फिर से सुन लीजिए। सभ्यता के विकास के लिए खानाबदोश एवं खेतिहर के मध्य संघर्ष आधारभूत होते हैं। इस मान्यता पर आधारित समाज के संघर्ष के एक सिद्धांत को किसने विकसित किया? ऑप्शन ए है आपका पॉलीबियस, दूसरा है आपका डेविड ह्यूम, तीसरा है कार्ल मार्क्स और डी ऑप्शन है आपका इब्न खाल्दून। तो बताइए किसका ये सिद्धांत है कि सभ्यता के विकास के लिए खानाबदोश एवं खेतिहर के मध्य संघर्ष आधारभूत होते हैं। इस मान्यता पर आधारित समाज के संघर्ष के एक सिद्धांत को किसने विकसित किया है? तो 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 12वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, इब्न खाल्दून। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष की अवधारणाएं किसने प्रस्तुत की? बताइए आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष की अवधारणाएं किसने प्रस्तुत की हैं? ए मैक्स वेबर ने, बी जॉर्ज सीमेल ने, सी है आपका आर के मर्टन ने और डी है आपका टालकॉट पार्सन्स ने। बताइए आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष की अवधारणाएं किसने प्रस्तुत की हैं? 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 13वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो टालकॉट पार्सन्स है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? देखिए हर किताब में अलग अलग तरीके से इन्होंने लिख रखा है, किसी में कुछ दे रखा है, किसी में कुछ सिलेबस दे रखा है। जो मेन टॉपिक है वो आपके इस चैप्टर में गरीबी था, है ना, दहेज था, घरेलू हिंसा थी, तलाक था, अंतर और अंतरपीढ़ी संघर्ष था, जातिवाद था। लेकिन उन्होंने गरीबी में कितना कहां तक है किसी को नहीं पता, है ना। तो हर किताब ने अपने अपने अनुसार छाप रखा है। किसी ने बहुत ही ज्यादा डीप पढ़ा दिया है गरीबी को, किसी ने बहुत ऊपर ऊपर ही पढ़ाया है। क्लियर आपको? लेकिन मैं आपको हर एक चीज देने की कोशिश करूंगा आपके एग्जाम तक, ताकि परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि पेपर में किस तरह के प्रश्न आएंगे, कितनी गहराई से पूछे जाएंगे, क्योंकि पहली बार पेपर आपका होने वाला है। क्लियर आपको? तो आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष की अवधारणाएं किसने प्रस्तुत की थी? टालकॉट पार्सन्स ने प्रस्तुत की है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में किसने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की धारणाएं प्रस्तुत की हैं? बताइए किसने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की धारणाएं प्रस्तुत की हैं? ऑप्शन ए है आपका सोरोकिन, बी है बोगार्डस, सी है आपका लिप्सेट एवं बेंडिकिस और डी है आपका मैकाइवर एवं पेज। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है 14वें का? तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है मैकाइवर एवं पेज ने। क्लियर आपको?
डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मैकावर एवं पेज ने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की धारणाएं प्रस्तुत की है। क्लियर है आपको? तो ये रहा ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया है? बताइए, समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया है? ऑप्शन ए है आपका जॉर्ज सिमले, बी है कार्ल मार्क्स, सी है वेबर और डी है आपका नोआम चोम्स्की। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया है? तो 15वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बताइए कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए जॉर्ज सिमेल। क्लियर है आपको? जॉर्ज सिमेल ने समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर बल दिया है। अगला प्रश्न है आपका, मार्क्स के अनुसार कथनानुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? बताइए, प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि जो कार्ल मार्क्स एक विद्वान हुए, उनके अनुसार वर्ग संघर्ष किन दो वर्गों के बीच में होता है, यह आपको बताना है। क्लियर है आपको? ऑप्शन ए है आपका पूंजीपति एवं सर्वहारा के बीच में, बी है शासक एवं शासित के बीच में, सी है आपका शिक्षित एवं अशिक्षित के बीच में और डी है आपका मालिक और मजदूर के बीच में। बताइए, मार्क्स के कथनानुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? बताइए। तो 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए। तो 16वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, शासक और शासित के बीच में संघर्ष होता है। क्लियर है आपको? तो इसमें एक शोषक हो जाता है और दूसरा शोषित हो जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया एम.एन. श्रीनिवास ने यह मत प्रस्तुत किया है। तो एक किताब है, आपको उनके राइटर के नाम याद रखने चाहिए। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया एम.एन. श्रीनिवास ने कौन सा मत प्रस्तुत किया है? आपका ऑप्शन है ए है जाति एक बंद व्यवस्था है, बी है जाति एक खुली व्यवस्था है, सी है आपका जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश होती है या डी ऑप्शन आपका जाति बिल्कुल वर्ग की भांति है। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया एम.एन. श्रीनिवास ने कौन सा मत प्रस्तुत किया है? तो 17वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 17वें का सी ऑप्शन आपका सही है, जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश है। क्लियर है आपको? ये गतिशील होती है, ये आगे बढ़ती रहती है और परिवर्तित होती रहती है। क्लियर है आपको? तो इनके अनुसार सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, बीमारू राज्यों की संकल्पना किसने की थी? बताइए, बीमारू राज्यों की संकल्पना किसने की थी? ऑप्शन ए है आपका के श्रीनिवास, बी है जी.आर. रेले, सी है आशीष बोस और डी है आपका एस. चंद्रशेखर। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बीमारू राज्यों की संकल्पना किसने की थी? के श्रीनिवास, जे.आर. रेले, आशीष बोस या डी. एस. चंद्रशेखर। तो 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है आपका आशीष बोस ने की थी। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, आशीष बोस ने इसकी संकल्पना की थी। क्लियर है आपको? तो बीमारू राज्यों की संकल्पना आशीष बोस से जुड़ा हुआ है। तो बीमारू का अर्थ क्या होता है? बी से हो गया बिहार, यम से बी आई से हुआ बिहार, यम से हुआ मध्य प्रदेश, आर से हुआ राजस्थान और यू से हुआ उत्तर प्रदेश। क्लियर है आपको? तो बीमारू राज्यों में कौन कौन से आते थे? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यह विचार आशीष बोस ने 1980 के मध्य में दिया था। क्लियर है आपको? क्योंकि तब यहां पर बहुत ही ज्यादा गरीबी थी, बहुत ही ज्यादा निर्धनता थी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है आपका विशेष विवाह अधिनियम 1954, बी है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, सी है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, डी है दहेज निरोधक अधिनियम 1965। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विशेष विवाह अधिनियम 1954 या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या सी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 या डी दहेज निरोधक अधिनियम 1965। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसमें जो गलत है, मतलब जो गलत है, जो सुमेलित नहीं है, तो वो डी ऑप्शन है। दहेज निरोधक अधिनियम 1965 में नहीं, 1961 में आया था। क्लियर है आपको? कब आया था? 1961 में आया था। क्लियर है आपको?
प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर है आपको? तो दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में आया था। अगला प्रश्न है आपका, अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और उसका व्यवहार किसी भी रूप में निषिद्ध है, यह कहां घोषित है? बताइए, संविधान को आपको वो अनुच्छेद पहचानना है जहां पर अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और उसका व्यवहार किसी भी रूप में निषिद्ध है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 20वें का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख है? तो 20 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, हेनरी बंसेंटीन ने गरीबी निर्धनता मापन के कितने आयाम बताए हैं? बताइए, जो हेनरी बंसेंटीन हुए, इन्होंने गरीबी निर्धनता के मापन के कितने आयाम बताए हैं? ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 7 और डी है 8। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी बताइए। तो 21 का जो सही ऑप्शन है आपका वह है ए। क्लियर? आपको 4 इन्होंने बताए। कितने बताए हैं? 4। क्लियर आपको? तो हेनरी बंसेंटीन ने गरीबी निर्धनता मापन की 4 आयाम बताए हैं। कौन कौन से? जीविका रणनीतियों का अभाव, संसाधनों की अगम्यता, असुरक्षा की भावना, संसाधनों के अभाव के कारण अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध रखने और विकसित करने की अक्षमता। क्लियर आपको? तो ये 4 चीजें हैं हेनरी बंसेंटीन के अनुसार कि गरीबी निर्धनता मापन के 4 आयाम है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, गरीबी से संबंधित परिभाषा। तो ये गरीबी की परिभाषा है, आपको बताना है ये किसने दी है। परिभाषा क्या है? निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति की दशा है जिसकी एक व्यक्ति के स्वयं की तथा अपने आश्रितों की स्वस्थ एवं शक्ति के बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। बताइए ये परिभाषा किसने दी है गरीबी की? निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति की दशा है जिसकी एक व्यक्ति के स्वयं की तथा अपने आश्रितों के स्वस्थ एवं शक्ति के बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। तो 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए। तो 22 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। गोडार्ड ने यह परिभाषा दी है। क्लियर आपको? किसने दी है? गोडार्ड ने। अगला प्रश्न है आपका, किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विशेष रूप से निर्धनता का उन्मूलन करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था? बताइए। अभी मैंने आपको इसके बारे में काफी अच्छा बताया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना या 5वीं पंचवर्षीय योजना या 6ठी पंचवर्षीय योजना या 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये डीपी धर मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना थी और इसका नाम है 5वीं पंचवर्षीय योजना। 1974 से 1979 तक थी। क्लियर आपको? इसी का उद्देश्य था निर्धनता का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विशेष रूप से निर्धनता का उन्मूलन करना और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? बताइए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ए ऑप्शन है आपका 1995, बी है 1996, सी है 1997 और डी है आपका 1999। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 1999 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। क्लियर है आपको? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष 1999 में प्रारंभ की गई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ यह योजना स्वरोजगार प्रदान कर गरीबी निवारण का करना मुख्य लक्ष्य था इसका। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु गठित रंगराजन समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? बताइए। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु गठित रंगराजन समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए है आपका 2012, बी है 2013, और सी है आपका 2014, डी है 2015। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा?
रंगराजन समिति के अनुसार कौन सी ये रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी है, 2014 में प्रस्तुत की गई थी। क्लियर है आपको? 14 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसके अनुसार क्या क्या था कि जून 2012 में गरीबी रेखा निर्धारण हेतु गठित रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 जून 2014 को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा का प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 1407 रुपए शहरी होना चाहिए तथा 972 रुपए ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित किया गया। तो अगर शहर में कोई 1407 रुपए प्रति महीना खर्च कर रहा है 2014 में, तो वो गरीब नहीं माना गया था। और 972 रुपए प्रति महीना अगर ग्रामीण इलाके में खर्च कर रहा है तो उसे भी सरकार ने गरीब नहीं माना था 2014 में। क्लियर है आपको? तो इस तरह से पूरे ये आपके 25 क्वेश्चन हुए और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए और आज के प्रश्नों का स्तर आपको कैसा लगा। देखिए, हो सकता है आपको कुछ प्रश्न बिल्कुल नए दिखे हों, कुछ कठिन लगे हों, लेकिन उनसे परेशान मत होइए, घबराइए नहीं। जब एक एक बार आप उनको रिवाइज करेंगे, 2-3 बार उनको देखेंगे, तो हर एक प्रश्न आपका बिल्कुल सही होने लगेगा। तो टॉपिक 5 का जो आपका एमसीक्यू रिवीजन चल रहा है, उसमें आपके जो टॉपिक हैं गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, इन सब पर आपका जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन सकते थे उन्हें पार्ट 1 में आज कराया गया है। पार्ट 2 आपका कल कराया जाएगा और आप अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत ही जल्दी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी, लेकिन उसके लिए आप परेशान मत होइए, अपने दिमाग में उसको अभी लाइए भी मत। अपना सिलेबस आप 80 से 90% तैयार करने की पूरी कोशिश करिए। एक बार पूरा सिलेबस पढ़िए, फिर उसका पूरा रिवीजन करिए और फिर एमसीक्यू पूरा पढ़िए और एमसीक्यू का पूरा रिवीजन करिए। तब जाके आपका 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा, लेकिन आपको 90% तक कम से कम सिलेबस पूरा तैयार करना है, तब आप 70 से ऊपर नंबर ला पाएंगे। क्लियर है आपको? तो कम से कम आपको 70 नंबर इस भर्ती में लाने ही हैं हर हाल में, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है आपको? तो आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है और मेरी शुभकामनाएं और मेरा साथ सदैव आपके साथ रहेगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के प्रश्न आपको कैसे लगे और कुल कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।